हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, यानी भारत के भूगोल का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों, अगर हम बात करें जो चल रहा है वो है भारत की मिट्टियाँ। कौन सा टॉपिक चल रहा है? तो अगर हम उसकी बात करें तो भारत की मिट्टियाँ। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। अभी ये टॉपिक हमारा भारत इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत चल रहा है, जिसमें हम आपको बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं भारत की मिट्टियों में। जैसे कि अगर हम बात करें आपको क्या क्या पढ़ा चुके हैं तो इसकी बात करें, जैसे पहला है मिट्टी क्या है, ये मैंने आपको बताया। मिट्टी क्या है ये बताया आपको। ठीक है, फिर दूसरा मिट्टी का निर्माण कैसे होता है ये बताया मैंने आपको। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है ये बताया मैंने। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये करने वाले कारक ये मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया दोस्तों मृदा वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण, भारतीय मृदा का वर्गीकरण। मिट्टी और मृदा एक ही चीज़ होती है। ठीक है, ये बताया मैंने आपको। फिर मैंने आपको इसमें बताया डी के बाद ई, मिट्टी की उर्वरता में कमी के कारण बताया मैंने आपको। क्या कमी के कारण हैं हमारे भारत में, तो हमने ये बताया आपको के कारण, कमी के कारण क्या क्या हैं ये मैंने आपको बताया। और फिर मैं इसमें कारण है और फिर क्या उपाय इसमें हम लोग कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, एफ, फिर मैंने आपको बताया मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है, मृदा अपरदन के बाद हमने इसमें मृदा के प्रकार क्या हैं ये भी मैंने इसमें बताया। फिर ई नंबर मैंने आपको मृदा अपरदन के कारण क्या है, मृदा अपरदन के कारण क्या क्या है। ठीक है, मृदा अपरदन के कारण ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, एफ। फिर अब आज हम लोग जो पढ़ेंगे मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव क्या होते हैं ये देखेंगे। मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव, हमारे मृदा मिट्टी जो हो रही है उसका दुष्प्रभाव क्या है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, और लास्ट जो है, और जो अभी ई एफ के बाद जी, और क्या देखेंगे, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय ये हम लोग देखेंगे। और फिर क्या होगा इसके साथ के उपाय, इसके साथ क्या होगा मिट्टी का। ठीक है, मिट्टी में जो जो टॉपिक्स होते हैं, जो जो पूछा जा सकता है, चाहे प्री हो यूपीएससी का या यूपीपीसीएस का या मेंस हो या किसी भी पेपर का मेंस हो, इसी टॉपिक से हमको क्वेश्चन आते हैं। इतने ही मिट्टी से रिलेटेड अगर आपने इतना टॉपिक कवर कर लिया मिट्टी में के टॉपिक में, तो आप समझ लीजिए आपका मिट्टी का टॉपिक कवर है। और आपका प्री कम मेंस दोनों मैं कवर करा रहा हूं, तो मैं ये सारे टॉपिक्स लेकर चल रहा हूं। ठीक है, तो आप समझ गए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो देखो अभी हम लोग क्या क्या पढ़ा चुके हैं आपको बता दें। जैसे कि हम ये पढ़ा चुके, 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 और मैंने ये भी पढ़ा दिया। आज हम लोग मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव एवं मृदा अपरदन को रोकने के कारण क्या के उपाय क्या हैं वो हम लोग देख लेंगे। तो हमने मृदा अपरदन के कौन कौन से कारण हैं जिसको अंतर्गत मैंने कल ही आपको क्लास ली है, और कल मैंने आपको बताया था मृदा अपरदन के मेनली दो कारक होते हैं, एक तो भौतिक कारक, दूसरा मानवीय कारक। भौतिक कारक में मैंने आपको बहुत सारे, जैसे नदी है, मूसलाधार वर्षा है, ठीक है, और फिर जैसे कि क्या कहते हैं ये समुद्रों की लहरें हैं। ठीक है, बहुत सारा इसी तरीके से मैंने आपको कराया है। ठीक है, तो आप जो कल की क्लास देखेंगे आपको मिल जाएगा, और पीछे की क्लास में ये सारी चीजें करा चुका हूं मैं। तो मैंने अभी तक भारत की मृदा से संबंधित मैं अभी तक आपको 8 क्लासेस ले चुका हूं, आज 9वीं क्लास है। ठीक है, और 9 क्लास में मैंने आपको इंडियन जो सॉइल है यानी भारतीय जो मृदा है उसके बारे में जो जो क्वेश्चन पूछा जा सकता था,
जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकते थे प्री कम मेन से, मैंने सारा टॉपिक कवर किया है। ठीक है, जो आखिरी जो दो टॉपिक बचे हैं वो आज कवर हो जाएंगे और इसके बाद जो है इंडियन सॉइल का टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे यही मैं उम्मीद करूंगा, जो भी नए बच्चे हैं वो पीछे की क्लास देखते जरूर आए ताकि आपका जो है पूरे कवर हो जाएं। और मृदा अपरदन इंडियन सॉइल से पहले भी मैंने कई सारे टॉपिक्स करा दिए हैं, जैसे मैंने आपको रिवर्स वाला टॉपिक करा दिया है ज्योग्राफी में, भारत की भौतिक विभाजन वाला जो टॉपिक है वो करा दिया है, भारत की भौगोलिक संरचना वाला टॉपिक जो है वो मैंने करा दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी हैं। ठीक है, और इन सब का जो वीडियो है इसी चैनल पर पड़ा हुआ है। और आपको मैं बता दूं, इसके मैंने आपको एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, आप मेरे चैनल के नाम से जब सर्च करेंगे तो आपको वो प्लेलिस्ट आ जाएगी, और नहीं भी आएगी तो आज मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको वीडियो को दोस्तों क्या करूँगा कि जो लिंक है, जो क्या कहते हैं प्लेलिस्ट की जो लिंक है, मैं उसको यहाँ पर शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के आप वहाँ से जाके देख लेंगे, आपको वो सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, मैं सारी वीडियो आज ऐड भी कर दूंगा प्लेलिस्ट में जितनी भी बची हुई। तो ये आप समझ गए, जो भी नए बच्चे हैं हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें कवर हो गई। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, और मेरे साथ साथ आपको नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, यहाँ पे कोई नोट्स दिया नहीं जाता, आपको साथ साथ में नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, ताकि आपका खुद का सेल्फ नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। और टॉपिक को जो है हमारा आज का टॉपिक मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव। क्या होते हैं दुष्प्रभाव, तो सबसे पहले हम इस चीज को जानेंगे। तो आप टॉपिक हेडिंग डालेंगे दोस्तों मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव। ठीक है, मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव। कोई इसके अच्छा प्रभाव तो पड़ता नहीं मृदा अपरदन का, सब दुष्प्रभाव ही है। ठीक है, तो दुष्प्रभाव। ठीक है, तो हम लोग ये जानेंगे। ठीक है, सारा कुछ क्लियर है, सब दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव, देखो मृदा अपरदन के बहुत सारे दुष्प्रभाव हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते कि इससे हमारी जो मिट्टी है, जो हमारी जो कृषि योग्य भूमि थी उसमें कमी आ रही है। ठीक है, जैसे कि एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो मृदा अपरदन से भारतीय मिट्टी का लगभग 8.10 करोड़ हेक्टेयर भूमि मृदा के कारण दोस्तों क्या हुए, वो अनुर्वर हो गई है। मतलब मृदा अपरदन से प्रभावित है। कितनी भूमि? 8.10 करोड़ भूमि जो है मृदा अपरदन से प्रभावित है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर, और उसमें से कितना 8.10 हेक्टेयर भूमि, ये कितना होता है? तो हमारा कुल क्षेत्र का लगभग 1/4 है। ठीक है, हमारे जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना है दोस्तों? कुल कितना है? 1/4 है ये हमारी कुल क्षेत्रफल का। जितनी हमारी भूमि कृषि योग्य जो भूमि है, जो कृषि योग्य भूमि है उसका 1/4 जो है ये एरिया होता है। यानी बहुत बड़ा एरिया जो है भूमि अपरदन से प्रभावित है ना, यानी मृदा अपरदन से प्रभावित है। और इसके वजह से हो ये रहा है कि जो हमारी और इसका भी जैसे इतना प्रभावित क्षेत्र है, तो इस जैसे कि हमारा जो 8.10 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है मृदा अपरदन से प्रभावित है, इसमें से 1/3 भूमि यानी 8.10 करोड़ हेक्टेयर भूमि में से भी कितना दोस्तों? 1/3। इसका 1/3 कितना है? जो भूमि अब अनुर्वर हो गई, यानी उसमें कुछ भी उपजा नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति आ गई है। ठीक है, तो यानी अगर हम मृदा अपरदन को नहीं रोकेंगे तो ये जो 8.10 हेक्टेयर भूमि ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? अनुर्वर हो जाएगी। अभी तक कितनी हुई है? इसमें से सिर्फ 1/3 हुई है। ठीक है, और अगर नहीं रोका गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये लगभग पूरा की पूरा मृदा अपरदन से प्रभावित हो जाएगा। और इसके प्रभावित होने से क्या क्या दुष्प्रभाव होने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले तो आप इसी जो फैक्ट मैंने आपको बताया इसी को लिख लें पहले। चलो, मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव लिखा, और इसके बाद यहां से लिखना शुरू करेंगे। पॉइंट मत डालिएगा, इसको ऐसे लिखना शुरू करिए। लिखिए ऐसा अनुमान है कि, ठीक है देखो, ऐसा अनुमान है कि, लिखते चलेंगे, मैं बोल रहा हूं, ऐसा अनुमान है कि देश में, किसमें? देश में यानी भारत में, ऐसा अनुमान है कि भारत में ऐसा अनुमान है कि भारत में 8.10
8.1 करोड़ 8.10 करोड़ हेक्टेयर भूमि, ऐसा अनुमान है कि भारत में 8.10 करोड़ हेक्टेयर भूमि अर्थात ऐसे लिखेंगे, अर्थात कुल भूमि का, अर्थात हमारी कुल भूमि का लगभग, अर्थात हमारी कुल भूमि का लगभग 1/4 1/4 यानी, ठीक है, 1/4 1/4 यानी 1/4 भाग मृदा अपरदन से क्षतिग्रस्त है। मृदा अपरदन से क्षतिग्रस्त है। 1/4 भाग मृदा अपरदन से क्षतिग्रस्त है। ये कॉमा लगा के लिखिए, डैश नहीं लगा, कॉमा लगा के लिखिए। और इसका यानी जो 8.10 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, इसका भी कितना भूमि, इसका 1/3, इसका 1/4, इसका 1/4 यानी इसका भी कितना 1/4 यानी 1/4 यानी इसका 1/4 भाग अब इसका 1/4 भाग अब कृषि योग्य नहीं रहा है। अब इसका 1/4 भाग अब कृषि योग्य नहीं रहा है। किसका हम बता रहे, कितनी भूमि मृदा अपरदन से प्रभावित है, तो 8.10 करोड़ हेक्टेयर भूमि मृदा अपरदन से प्रभावित है, जिसमें से 1/4 भाग यानी 8.10 हेक्टेयर भूमि में से लगभग 1/4 भाग लगभग कितना है, जो अब कृषि योग्य नहीं रही। यानी इसका मतलब यह है कि अगर हम इतनी भूमि में जो मृदा अपरदन हो रहा, अगर नहीं रोका गया, तो पूरी तरीके से भूमि जो हो जाएगी, मृदा अपरदित जो हो जाएगा, मृदा का पूरी तरीके से ह्रास हो जाएगा, ठीक है, यानी अनुर्वर हो जाएगी, कृषि योग्य नहीं रहेगी। इससे बहुत सारी समस्याएं होने वाली। अब उसको लिखेंगे, तो लिखेंगे पैराग्राफ चयन करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित दुष्प्रभाव होंगे। इसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित दुष्प्रभाव होंगे। इसके परिणाम स्वरूप मृदा अपरदन के पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। इसके परिणाम स्वरूप लिखते चलना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। इसके परिणाम स्वरूप मृदा अपरदन के, लिख देता हूं मैं, इसके परिणाम स्वरूप मृदा अपरदन के निम्नलिखित दुष्प्रभाव होंगे। पहला डालेंगे, पहला मृदा अपरदन से, पहला लिखेंगे मृदा अपरदन से देश में, लिखो, मृदा अपरदन से हरे जंगल, देश में हरे जंगल, मृदा अपरदन से देश में हरे जंगल, मरुस्थलीकरण में हरे जंगल, मरुस्थलीकरण में बदल जाते हैं। मृदा अपरदन से देश में हरे जंगल मरुस्थलीकरण में, मतलब मरुस्थल में बदल जाते हैं, है ना। क्या होता है, मृदा जो हरे जंगल है वो क्या होता है, मरुस्थल में बदल जाते हैं, ठीक है, मृदा अपरदन से, क्योंकि मिट्टी का ह्रास होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, पहला ये है, जिससे, है ना,
देश मृदा अपरदन से देश में हरे जंगल मरुस्थलीकरण में बदल जाते हैं, जिससे कॉमा करके जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है, भाई हरे जंगल जब रहेंगे ही नहीं तो पर्यावरण, तो सीधी सी बात है पर्यावरण संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा, है ना। पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरा लिखेंगे, दूसरा दुष्प्रभाव क्या है, पहला लिख लिया, दूसरा प्रभाव लिखेंगे मृदा अपरदन से नदियों कॉमा नालों कॉमा जलाशयों में सिल्ट कैसे लिखना है तो मैं बता दूं, सिल्ट नदी नालों एवं जलाशयों में सिल्ट के लगातार जमा होने से इनमें पानी को बहाकर सिल्ट के लगातार जमा होने से इनमें पानी को बहाकर ले जाने एवं एकत्र करने की क्षमता कम हो जाती है, अतः वर्षा का पानी नदी एवं नालों से उफन कर यानी क्या होगा, अभी मैं समझा रहा हूँ इसको, उफन कर लिख लो पहले, उफन कर बाढ़ का रूप ले लेती है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही होती है, इसको समझेंगे। मैंने कहा है कि जो मृदा अपरदन से नदी नालों एवं जलाशयों में क्या होता है, सिल्ट के लगातार जमा हो जाती है। सिल्ट लगातार जमा कैसे हो रही, मान लो नदी है, नदी क्या करती है दोस्तों, अपरदन करती है, तो वो क्या करती है, उसके तलहटी में क्या हो जाता है, वही जो मिट्टी काट कर जो लाती है ऊंचे पहाड़ों से, वो क्या करती है, अपने तलहटी में जमा कर देती है। ठीक है, ये हो रहा है पहली चीज़, तो तलहटी में जमा करेगी। तलहटी में जब जमा करेगी तो भाई जाहिर सी बात है उसकी क्या होगी, वो नदी की जब जमा हो जाएगा गाद खूब सारा नदी के तलहटी में या नालों की या गड्ढों की तलहटी में जब जमा हो जाएगा तो इससे क्या होगा, एक तो पानी का स्तर क्या होगा, ऊपर बढ़ जाएगा। भाई आप जब बाल्टी लीजिए, एक बाल्टी में मान लो सामान्यतः पानी, एक ऐसी बाल्टी लीजिए उसमें पानी भर दीजिए, ठीक है। पानी भरने के बाद उसमें क्या करिए, आप एक पत्थर डाल दीजिए उसमें। एक पत्थर जब आप डालेंगे तो क्या होगा, पानी का स्तर जो है बढ़ जाएगा। बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है, आप देखे होंगे, आप कभी फील किए होंगे एग्जाम्पल, है ना। आप अपने घर में बाल्टी लीजिए, बाल्टी में आधा बाल्टी पानी भरिए, ठीक है। उस बाल्टी में फिर क्या करिए, एक पत्थर डाल दीजिए। एक पत्थर जब आप डालेंगे तो क्या होगा, पानी का स्तर बढ़ जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि पानी, कोई भी चीज़ हो वो स्थान घेरती है। भाई जब वो अपना स्थान घेर लेगी तो पानी का जो बचा हुआ स्थान वो कहाँ जाएगा, तो वो ऊपर की ओर बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से क्या होगा, जब मृदा अपरदन होता है तो मृदा क्या करती है, वो काट कर लेकर आएगी, तो क्या करेगी, वो अपने तलहटी में जमा करेगी, किनारों पर जमा करेगी। उससे होगा क्या कि जब कभी बारिश होगी खूब तेज, तो जब मान लो बारिश होगी, अब भाई पानी का स्तर तो बढ़ा ही हुआ है पहले से ही, और बारिश हो गई तो क्या होगा, फिर क्या होगा, बाढ़ की स्थिति आ जाती है। इसी तरीके से नालों में भी यही होता है। तो क्या होता है, मृदा अपरदन से क्या होता है, नदी के जो तलहटी है उसमें क्या होता है, या नालों में या जलाशयों में भर जाता है, और उससे क्या होता है, पानी का स्तर बढ़ जाता है। सामान्यतः तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब बारिश हुई तो बारिश का पानी भाई नदियों नालों में ही जाता है, और वो उसका स्तर पहले से ही बढ़ा है। और जब भारी बारिश होती तो उससे क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर बहुत बहुत ज़्यादा तबाही होती। तो यही पॉइंट है, इसको लिख लिया होगा और समझ भी लिया होगा बड़ा आराम से एक बाल्टी के एग्जाम्पल से, ठीक है। थर्ड लिखेंगे, मृदा उत्पादकता में ह्रास हुआ है। इससे क्या हुआ, मृदा उत्पादकता में ह्रास हुआ है। थर्ड पॉइंट है, मृदा उत्पादकता में ह्रास हुआ है। मैं लिख दे रहा हूं थर्ड पॉइंट। अब हुआ कैसे तो मैं इसको समझाऊंगा। मृदा उत्पादकता में ह्रास, मिट्टी की जो उत्पादकता है में ह्रास, ऐसे करके फिर आगे मैं इसमें अभी और ऐड करूंगा, पहले इसको समझ लें।
पहले इसको समझ लें, फिर मैं इसमें और ऐड करके भी लिखाऊंगा। मृदा उत्पादकता में ह्रास। कैसे उत्पादकता? भाई मैंने बताया है, बारिश होती है या नदी जब ऊपर से जब बहकर जाती तो क्या होता है, उसके साथ जो सॉल्युबल जो चीज़ें होती हैं, जो सॉल्युबल जो उससे मिनरल्स होते हैं, क्योंकि हमने बताया कि मृदा में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और उसी मिनरल से क्या होते हैं, जो मिट्टी की उत्पादकता तय होती है। जितने अच्छे मिनरल्स होंगे उसकी उत्पादकता उतनी अच्छी होगी। अब इससे होता क्या कि मृदा अपरदन से क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है जिसमें मृदा अच्छे मात्रा में जो क्या होते हैं, खनिज होते हैं, वो जब बहकर या उड़कर वायु द्वारा उड़ा ले दिया जाता ज़्यादा, कभी कभी सालों तक मृदा पर मान लो वायु क्या हो रही, मिट्टी को बार बार उड़ा कर ले जा रही, तो क्या होगा, पूरे खनिज भी उड़कर कहीं और चले जाते हैं। एक तो ये वजह होता है। दूसरा, पानी भाई जा रहा है ऊपर से, तो पानी क्या करता है, एक बार में मान लो पूरी लेयर नहीं ले जा पाएगा, धीरे धीरे करके कई बार पानी वहाँ से गुजर रहा है, तो क्या होगा, उस ऊपर की लेयर को ही पूरा कहीं और बहा कर ले जाता है। तो उससे क्या होता है, उस मिट्टी की जहाँ पर जो फसल उगाने की जो क्षमता है उससे क्या होता है। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जो उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, तो क्या होता है, वो पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं। मान लो कभी वर्षा हुई तो दोस्तों पानी में सॉल्युबल हो गए और वो घुलकर जमीन के नीचे चले गए, तो उससे भी क्या होता है, मिट्टी की उत्पादकता में कमी आ जाती है। तो वही लिखा है मैंने, मृदा उत्पादकता में ह्रास होता है, क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व हैं वो बहकर कहीं और चले जाते हैं, या उसकी लेयर जो है उड़कर वायु द्वारा कहीं और चली जाती है। तो उससे क्या होता है, उस मृदा के जो पोषक तत्व हैं वो भी कहीं और चले जाते हैं, तो क्या होता है, उस मिट्टी की उत्पादकता में भी कमी आ जाती है। तो यही पॉइंट लिखना था। आगे लिखें, मृदा अपरदन से लिखें, इसी में आगे लिखते चलें, इसी के आगे से लिखते चलें। मृदा अपरदन से, इसी में लिखना है, मृदा अपरदन से उपजाऊ मृदा के पोषक तत्व, उपजाऊ मृदा के पोषक तत्व, मृदा अपरदन से उपजाऊ मृदा के पोषक तत्व का ह्रास होता है, ह्रास मैंने लिख दिया, ठीक है, ह्रास होता है, जिससे मृदा की उत्पादकता निरंतर घटती जाती है। एग्जाम्पल से आप समझ गए, जिससे उत्पादकता की जिससे मृदा की उत्पादकता निरंतर घटती जाती है, जिससे मृदा की उत्पादकता निरंतर घटती जाती है, उत्पादकता ये लिखा है, ठीक है, घटती जाती है, ठीक है। तीसरा ये हो गया। चौथा है दोस्तों, ये क्या करते हैं, जो मृदा अपरदन है, आप कभी भी जैसे मृदा अपरदन और क्या कर सकता है, जैसे कि क्या होता है, ये पहाड़ी एवं दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों में क्या करता है, जो रेल एवं दोस्तों जो सड़क मार्ग है उसको बाधित भी कर देता है। जैसे कि हम जानते हैं, जब हमारे यहाँ कभी भूस्खलन या हिमस्खलन भूस्खलन होता है तो क्या होता है, उससे मृदा अपरदन ही तो होता है, मृदा का कटाव ही तो होता है। और मृदा कटाव होता है तो क्या होता है, वो सड़कों पर या रेलों की पटरी पर बह जाता है, और इससे क्या होता है, मृदा अपरदन से क्या होता है, ये अवरोधक के रूप में भी काम करते हैं। तो चौथा पॉइंट यही लिखें, पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में मृदा अपरदन सड़क एवं रेल मार्ग में अवरोध पैदा करता है, सड़क एवं रेल मार्ग में अवरोध पैदा करता है। सीधी सी बात है, जाहिर सी बात, कटाव होगा। कभी कभी क्या होता है, सड़क मृदा का क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, मिट्टी देखा होगा, कभी कभी क्या होता है, सड़क बीच से फट जाती है, वो क्या हो रहा है, मृदा का अपरदन ही तो हो रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा क्या होता है, गड्ढे हो जाते हैं, कभी कभी बहुत सारी क्या होता है सड़कों में, ये सब मृदा अपरदन के ही तो रीजन है, ठीक है। तो लिखना, पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में मृदा अपरदन सड़क एवं रेल मार्ग में अवरोध पैदा करती है, में अवरोध पैदा करता है, अवरोध पैदा करता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होता है, मृदा अपरदन जैव विविधता का भी ह्रास कर रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात बायोडाइवर्सिटी भी तो डिस्टर्ब होगी कि नहीं होगी। तो जैव विविधता का ह्रास, ये भी लिख लें, जैव विविधता का ह्रास, पांचवा है जैव विविधता का ह्रास। भाई जाहिर सी बात है, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं मृदा अपरदन से, ठीक है, और भी चीज़ें, मरुस्थलीकरण बढ़ेगा जैसे जैसे, तो इससे होगा क्या, इससे यही होगा कि पेड़ पौधे कम हो गए तो शायद बात है बायोडाइवर्सिटी भी तो कम होगी। भाई पेड़ पौधे कम होना ही, पेड़ पौधे रहेंगे तभी तो सब लोग सर्वाइव कर पाएंगे, ऑक्सीजन रहेगा, जीव जंतु भी, उनका घर भी जंगल ही होता है, तो ये सब क्या होगा, डिस्टर्ब होगा उससे। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैव विविधता का ह्रास।
तो ये कुछ है, आप और भी इसमें लिख सकते हैं, आपके अगर आइडिया आ रहे हैं आप और कुछ भी। मैंने 5 मेनली आपको बता दी ताकि क्या हो, कभी क्वेश्चन आए यूपीपीसीएस में या यूपीएससी में आपसे पूछा जाए भारतीय मृदा के अपरदन के कारणों, दुष्परिणामों एवं उसके उपायों पर चर्चा कीजिए, तो आप आराम से लिख लें। ठीक है, तो मैं आपको कारण तो बता ही चुका हूँ, मृदा अपरदन के कौन कौन से कारक हैं या कारण हैं मैंने बता दिया। मृदा अपरदन के दुष्परिणाम मैंने लिखा ही दिया 5, और भी आप लिख सकते हैं मैं आप, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं तो ये मृदा निम्नीकरणों में भी होता है। ठीक है, तो ये आप सारी चीज़ें आप कभी गूगल करेंगे या कुछ चीज़ें आपको आराम से मिल जाएगा, बट इतने सफिशियंट है 5 पॉइंट आपके लिए। आप सीधे एक ही इसी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा तो या तो मृदा अपरदन के कारण एवं उसके दुष्परिणाम क्या क्या ये पूछा जाएगा, या आपसे पूछेगा मृदा अपरदन के कारण, दुष्परिणाम एवं उसके उपायों की चर्चा करें, इस तरीके से पूछा जा सकता है। ये सम्मिलित होकर आएगा, अकेले नहीं आएगा। हाँ, मृदा अपरदन के कौन कौन से कारण है ये अकेले पूछा जा सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें लिखनी होती। तो दुष्परिणाम कभी भी अकेले नहीं आएगा, हमेशा जब भी आएगा तो किसी एक के साथ लग कर आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, आप पढ़ाई करें। ठीक है, तो ये हो गए मृदा अपरदन के दुष्परिणाम। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, अब जैसे कि आज ये टॉपिक खत्म होगा, तो अब आज कल मैं जब आप नया टॉपिक लेकर आऊंगा तो आपको पीछे की जो क्वेश्चन है मेंस में जो पूछा गया यूपीपीसीएस यूपीएससी में, जो मेंस में पूछे गए हैं मृदा से संबंधित जो भी टॉपिक क्वेश्चन, मैं आपको कल दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने अभी लिस्ट बना ली है उनकी, बट मैं आपको कल दिखाऊंगा। ठीक है, तो कल मुझे याद रहेगा, कल मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ क्वेश्चन और लिख लेने हैं, क्योंकि एक ही जगह पे लिखे रहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो मैं आपको कल दिखाऊंगा, उसके लिए बेफिक्र रहें। और हाँ, मैं आपको इसी क्रम में एक चीज़ और बता दूं कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जो क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से ही है, व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, तो आपको वहाँ से भी जुड़ जाना चाहिए, जो भी नए बच्चे हैं। ठीक है, आपको जुड़ने के लिए करना क्या है कि जैसे कि 8840486309 इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करेंगे और लिखेंगे सर मैं आपकी वीडियो देखता हूं, मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए। या तो मैं आज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसकी जो व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है, मैं वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर लें। अगर अदरवाइज वहां से दिक्कत हो तो आप इस पर मुझे मैसेज कर देंगे, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उससे क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको मृदा से संबंधित एक मैप था, मैप में दर्शाया हुआ था कि कौन सी मिट्टी कहाँ मिलती है। मैंने आपको मैप बनाकर खुद से मैंने बनाया, उसको आपको शेयर किया है ग्रुप पर, तो ये आपका फायदा होगा, आप वहां से जाके कलेक्ट कर पाएंगे। और भी जैसे पीपीटी होती, कुछ मैं देता रहता हूँ, जैसे कि मैं आपको कुछ जैसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से टॉपिक कुछ रहते हैं रिलेटेड, तो मैं आपको वहां पर भी देता रहता हूँ। ठीक है, तो आप इसमें ऐड हो जाएंगे तो आपको मैं वहां पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये भी काम करना है। और वहां पर जैसे मैं कभी कभी कहूँ तो कुछ क्वेश्चन भी डाल देता हूँ पीटी टाइप के बनाकर, जो टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं मैं डालता रहता हूँ वहां पर। तो ये होगा आपका, जो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपको वहां देखते भी मिलता रहेगा, है ना। तो इससे आपका ये होगा कि आप हाँ सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। और मैं वो क्वेश्चन नहीं जो खुद से, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी देता हूँ, क्वेश्चन भी लाकर देता हूँ, पीछे पूछे गए हैं, और कुछ मैं खुद से भी बनाकर आपको प्रोवाइड कराता हूं। ठीक है, तो ये आपको बस आराम से ग्रुप को ऐड कर लेना, आपकी सारी प्रॉब्लम ज्योग्राफी से संबंधित समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने दुष्परिणाम देख लिए। अब हम देखेंगे दोस्तों इसके उपाय क्या है, क्या ऐसे कम किया जा सकता है मृदा अपरदन की, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा। और हाँ, अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें दोस्तों लोग। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूं दोस्तों, आज ये जो टॉपिक्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ज्योग्राफी, हजारों लोग ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, मगर ये टॉपिक्स दोस्तों ऐसे हैं ना जिनमें क्या होता है, लोग लाना नहीं चाहते हैं, लोग पढ़ाते नहीं इनको। बताएं रीज़न ये होता है क्योंकि बहुत सारे टीचरों को यही लगता है कि इससे क्या होता है, व्यूअर्स नहीं बढ़ते हैं। क्योंकि बच्चों को वो सोचते हैं, उनके मन में ये धारणा रहती है कि बच्चों को चाहिए बस फैक्चुअल चीज़ें, थोड़ा थोड़ा समझ, आसान चीज़ें से दो, और क्या हो, ताकि उनको लगे कि हाँ हाँ बहुत अच्छा है, मुझे मज़ा आ रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, ये मेरे अब मुझसे कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों उससे ये होता है कि वो तो ठीक है, क्योंकि जो छोटे छोटे टॉपिक्स है तो वो लेकर आए, उनसे क्या होता है, उनका चल जाता है। आप पीटी मान लो, यूपीपीसीएस यूपीएससी दे रहे हैं, पीटी मान लो पास कर गए, बट मेंस में तो दोस्तों वो टॉपिक्स नहीं आते ना। मेंस में यही टॉपिक्स आते हैं जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो वो करना है अगर आपको यूपीएससी यूपीपीसीएस में ज्योग्राफी में अच्छे नंबर, भाई इस बार मैं बता दूं 120 नंबर का ज्योग्राफी आया है, जीएस पेपर फर्स्ट में 120 नंबर का ज्योग्राफी आया है। और मैं आपको बता रहा हूं, आप क्लास कर लीजिए, आप 120 में कम से कम 120 में कम से कम आप
100 के आसपास अराउंड रहेंगे, है ना। 100 के 120 में अगर आपको मैं कम से कम बता दूं तो कम से कम देखो, मैं आपको रियलिटी बताऊं तो 50% नंबर लाना यूपीएससी में किसी भी पेपर में बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप 250 में से 125-30 भी अगर आप लेकर आ रहे हैं तो आप बहुत बेस्ट कर पाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ ज्योग्राफी में आपको मैं बहुत अच्छा करा दूंगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। बस आप आराम से करते रहें। यूपी पीसीएस दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट वैसे ही क्वेश्चन मिलेगा। और मैं दिखाऊंगा भी आपको, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं आपको कल दिखाऊंगा जब लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलिए फिर, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ाते वो लोग, क्योंकि उनको लगता है कि ये टॉपिक्स अगर मैं लेकर आऊँगा तो बच्चे पता नहीं देखें कि ना देखें, उनको समझ में आए ना समझ में आए। बट मेरा ये नहीं, मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं इंडियन ज्योग्राफी प्री कम मेंस पूरा कवर कराऊंगा, तो वो कराऊंगा। अब उसमें चाहे 10 लोग जुड़ें चाहे 5 लोग जुड़ें, बट आप लोगों की एक प्रयास करते रहना चाहिए कि दोस्तों लोगों तक पहुंचाना है, इसको लोगों तक आपको शेयर करते रहना है, ताकि और लोग देखेंगे तो क्या होगा, मुझे लगेगा कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो लोग मुझे रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर लोग रिस्पॉन्स नहीं करते तो एक मन में हताशा सा आने लगता है कि पता नहीं क्यों रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो उसको काम करने के लिए आपकी वो जिम्मेदारी है, उसके लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं बस बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा सकता हूँ आपको, और वो मैं करा रहा हूँ। और आपको करना बस यही है कि आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, दोस्तों को अपने जो भी वीडियो है शेयर करें, अपने ग्रुप्स हैं जो भी आपके जानने वाले वहाँ पे शेयर करें, ठीक है। बस आप इतना कर दिया करेंगे, ठीक है। और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, और सारा एकदम वेल मैनर्ड कराऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा आपको बस पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है, और आपको जाके पेपर में लिख देना है, ठीक है। तो चलिए, तो अब चलिए हम लिखेंगे मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। टॉपिक्स अब आपका हेडिंग रहेगी मृदा अपरदन। और आप बहुत अच्छे से ये सारी चीजें जानते हैं, मैं आपको बता दूं जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, मैं आपको बताऊं ये सारी चीजें आप जानते हैं। मैं अभी आपको लिखाऊंगा, आपको लगेगा हाँ ये सारी चीज तो मुझे पता है, बस क्या है मैं आपको उसको समझाने की तरीके बता दूंगा कि कैसे पढ़ करना है, ठीक है। तो मृदा अपरदन को रोकने के क्या उपाय हैं, ठीक है। मृदा अपरदन, क्योंकि मृदा अपरदन हमारे देश की एक बड़ी समस्या है, तो मृदा एक समस्या है तो समस्या को कम करना उपाय, हम एक प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो हमें समस्याओं का हल निकालना होता है, हमें समस्याओं का हल निकालना होता है, इसीलिए हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। हम इसीलिए सारी चीजें पढ़ते हैं, तो हमें समस्याओं का हल निकालना। इसीलिए आपसे देखना, आपसे कभी क्वेश्चन जो यूपीएससी या यूपीपीएससी मेंस में कभी भी आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा मेंस में, ज्यादातर समस्याओं के निवारण पे ही पूछा जाता है, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपसे वहां पे सॉल्यूशन मांगा जाएगा, आपसे वहां से किसी भी समस्या का सॉल्यूशन मांगा जाएगा। आपको सॉल्यूशन पता है कि नहीं पता है, ये मेन चीज है। तो आपको हमेशा किसी भी टॉपिक में समस्याओं के, अगर कोई समस्या है तो उसका निवारण का तोड़ हमेशा अपने पास रखना है, ठीक है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, तभी आप एक अच्छा क्वेश्चन वहां पर लिखकर आ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला हम लोग जानते हैं, पहला कारण क्या है, मतलब रोकने के उपाय क्या है। तो पहला जो उपाय है वो बांध बनाना। अब मैं यहां पे आपको थोड़ा सा लिंक कर देता हूं, थोड़ा सा जो मैंने आपको मृदा अपरदन के कारक जो पढ़ाए थे, जिसमें भौतिक कारक में मैं आपको नदी पढ़ा रहा था, वर्षा का पानी पढ़ा रहा था, मूसलाधार वर्षा मैंने बताया था आपको, फिर मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ये मेनली है। इसमें और भी चीजें हैं जैसे समुद्री लहरें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। बट आपको ये जानना कि जैसे मूसलाधार वर्षा है और दोस्तों क्या है, नदी है, ये क्या करती है, मृदा अपरदन में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो हम क्या कर सकते हैं, बांध बना सकते हैं। बांध बना के हम क्या कर सकते हैं, बांध बनाकर हम ये कर सकते हैं कि जो पानी का, एक तो पानी की बांध हम बना देंगे तो क्या होगा, नदी की जो स्पीड होती है उसको हम लोग कम कर पाएंगे। और जब नदी की स्पीड को, या जब मान लो कोई बारिश हो रही है, बारिश का पानी नदी में जाता है, स्पीड बढ़ जाती है नदी की जब स्पीड से बहती, तो क्या करेंगे, हम बांध बना के नदी की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। और जब हम नदी की पानी की स्पीड को कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, अब जितनी, और ये मैंने बताया, जितनी तेज हवा या जितनी तेज पानी बहता उतना ही ज़्यादा अपरदन होता है। और अगर हम बांध बनाकर नदी के पानी को की गति को कम कर दें, फिर उससे क्या होगा, तो नदी के द्वारा जो है मृदा का अपरदन भी कम होगा। तो इससे क्या होगा, मृदा कम से कम अपरदन होगा। यही चीज़ समझना है, बस यही लिखना है। तो लिखें, इसमें पहला लिखेंगे, पहले में बांध बनाने में लिखना है, जब वर्षा के दिनों में लिखो, है ना, वही पानी, वर्षा का पानी है या नदी है, जो भी चीज़ है मैं सारा, जब वर्षा के दिनों में नदी में बाढ़ आती है, देखो वही चीज़ मैंने बताया, जब वर्षा के दिनों में, कुछ नहीं है, वही सारी चीज़ें, आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना है। जब वर्षा के दिनों में नदी में बाढ़ आती है
तो बहुत सी मिट्टी जल के साथ बह जाती है। भाई जल के साथ बह जाती है, बाढ़ आती है जल के साथ बह जाती है, ठीक है। इसे रोकने के लिए भाई बह जाती है तो इसे क्या करना है, इसे रोकने के लिए बांध बनाने की आवश्यकता है। इसे रोकने के लिए बांध बनाने की आवश्यकता है। इससे क्या होगा, इससे जल के वेग में, इससे जल के वेग यानी जल की गति, वेग मतलब क्या होता है, गति, स्पीड, स्पीड, वेग या गति या कह लीजिए स्पीड इंग्लिश में, ठीक है। जल के वेग में कमी आती है और मृदा अपरदन रुक जाता है। इससे जल के वेग में या पानी के वेग में कमी आती है, इससे और मृदा अपरदन रुक जाता है। भाई देखो क्या होता है, पानी बहता जा रहा तेजी से, कोई रोकने वाला बैरियर ही नहीं है, तो क्या होगा, मृदा अपरदन भी तो तेज होगा। मगर हम बांध बना दें, बांध बनाकर क्या होगा, पानी की स्पीड कम कर देंगे, पानी की स्पीड कम होगी तो मृदा भी कम अपरदित होगा। पहला उपाय तो हम ये बना सकते हैं कि बांध बनाकर, पहला उपाय। दूसरा, वृक्षारोपण कर दूसरा जो कारण है वो है वृक्षारोपण, यानी वृक्ष लगाकर। अब ये कैसे, देखो मैं बताता हूं। हमने क्या बताया है कि सबसे पहली चीज तो हम ये बताते हैं कि जैसे मरुस्थलीय इलाकों में क्या होता है, पवन की वेग ज्यादा होती, मैंने आपको बता रहा था, पवन की वेग ज्यादा होती तो क्या होती, वो क्या करती, सूक्ष्म एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है, मिट्टी को, जो कण होते हैं, मिट्टी के जो उपजाऊ पोषक तत्व होते हैं उनको उड़ाकर ले जाती है ना। लेकिन अगर हम क्या कर दें, मरुस्थलीय इलाके में या शुष्क इलाके में क्या कर दें, वृक्षारोपण का एक बाण सा बना दे, बहुत दूर तक हवाओं की, जिस दिशा में हवा बहती है उसी दिशा में, भाई हवा का एक पैटर्न है, हम लोग जानते हैं भारत में किस तरीके हवा, और उसी अकॉर्डिंग अगर हम पेड़ पौधे लगा दें, मान लो हवा पश्चिम से बह रही है तो हम पश्चिम की ओर पेड़ लगा दें, तो इससे क्या होगा, जब भी हवा तेज चलेगी तो वो जो पेड़ पौधे होते हैं हवा की स्पीड को कम करते हैं, अवरोधक के रूप में काम करते हैं। जब हवा की स्पीड कम हो जाएगी तो क्या होगा, मिट्टी के कण को उड़ा ले जाने की क्षमता भी उसकी कम हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, मृदा का अपरदन कम होगा। इस चीज को समझे। दूसरा और भी जान ले इसमें, और क्या कर सकते हैं, जैसे हम जानते हैं कि जो पहाड़ी इलाकों में या ढलान वाले, जो ऊंचाई वाले इलाकों में क्या होता है, मृदा का अपरदन ज्यादा होता है, क्योंकि वहां से नदियां होती हैं, वहां हवाएं बहुत तेज चलती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि कोई भी वृक्ष नहीं होता जो मृदा को पकड़े, क्योंकि वृक्ष क्या करता है, अपनी जड़ों से मृदा को पकड़े रखता है, अपनी जड़ों से मृदा को जकड़े रखता है, मिट्टी को जकड़े रखता है, यानी मिट्टी को रोक के रखता है, ठीक है। अगर हम ढलानों पर अगर हम क्या कर दें, पेड़ पौधे लगा दें, तो क्या होगा, मिट्टी को, जो पेड़ पौधे की जो जड़ है वो मिट्टी को पकड़ लेंगी, उससे क्या होगा, मृदा का अपरदन कम होगा, रुकेगा नहीं भाई, मृदा हल्का फुल्का अपरदन होगा मगर बहुत कम होगा। मान लो 100% हो रहा तो लगभग 40% हम लोग 50% रोक पाएंगे, 60% तक रोक, फिर धीरे धीरे और इसकी बढ़त हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये सब करके हम लोग क्या कर देख सकते हैं, मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। तो ये इसको लिख लेंगे इसमें, वृक्षारोपण में आगे डैश करके इस तरीके से लिखते चलेंगे, समझते चलना और लिखते चलना है। लिखें, शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को मैं जो लिख रहा हूं उसी को लिखना, पवन की गति को फिर लिखना रक्षक, लिखते चलना है। मैं अभी समझ गए हैं, बट आपको बस रक्षक मेखला, इसकी ब्रैकेट में लिख लेना, पेड़ पौधों का बाण मतलब क्या होता है, जैसे कि क्या होता है, आपका जैसे खेत है, आप बाण, रक्षक मेखला या पेड़, ब्रैकेट में लिखना पेड़ पौधों का बाण। अब पेड़ पौधों का बाण क्या होता है मैं इसको समझा देता हूं, पहले जो लिख लिया ना, जितना जाता इतना लिख लिया। रक्षक मेखला, जैसे कि आपका खेत है तो आप खेत के चारों तरफ क्या कर लेते हैं, तार लगा देते हैं। वो क्या करते हैं, उसको बाण बोलते हैं ना, बाणी बोलते हैं ना उसको, तो बाण चारों तरफ से खेत को घेर देते। क्यों, क्योंकि क्या हो, उससे क्या हो, जो जानवर हैं, जो पशु हैं वो खेत में ना घुसे। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हवाओं की गति को कम करने के लिए, हवाओं को बाधित करने के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों की एक मेखला बना देते हैं, बहुत लंबे तक हम लोग उसको पेड़ पौधे लगा देते हैं। मेखला मतलब श्रृंखला होती है, ठीक है ना, लगा देते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, ठीक, तो समझ गए होंगे आप लोग। रक्षक मेखला द्वारा, ब्रैकेट के बाद आगे लिखना है द्वारा कम करके मृदा अपरदन रोकना,
कम करके मृदा अपरदन रोकना। इसको फिर से सुनेंगे। शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रक्षक मेखला में पेड़ पौधे के बाण द्वारा कम करके मृदा अपरदन रोकना, यानी उसकी गति को हम लोग कम कर सकते हैं और फिर क्या होगा, जब पवन की गति कम हो जाएगी तो मृदा अपरदन भी कम होगा। ठीक है। पहाड़ी ढलानों, वही बात, पहाड़ी ढालों है ना, मैंने बताया पहाड़ी ढालों पहाड़ी ढालों तथा बंजर भूमि में वृक्षारोपण करना ठीक है। बंजर भूमि में हम वृक्षारोपण करेंगे तो क्या होगा, एक तो वहां पर फिर देखो, अब इस चीज को समझना है थोड़ा सा, मैं आपको सर्किल समझा देता हूं। जैसे हम क्या होता है, बंजर भूमि में क्या होता है, उसमें होता यह है कि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, यानी जो फसल उपजाने के लिए जो पोषक तत्व चाहिए उनकी कमी हो जाती है, और उनकी कमी को पूर्ण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम पहला उपाय तो यही कर सकते हैं, वृक्षारोपण करें वहां पे। ठीक है। वृक्षारोपण करने से देखो होगा क्या, जब हम वृक्षारोपण करेंगे और उसमें हम पानी देंगे तो सबसे पहली चीज तो ये होगी कि हम जो वृक्षारोपण से जो पेड़ पौधे जो पत्तियां होती वो क्या करेंगी, जब बड़ा हो जाएगा पेड़ और क्या होगा, पेड़ पौधे की जो पत्तियां वो टूटकर जमीन पर गिरेंगी, और जब टूटकर जमीन पर गिरेंगी तो बारिश होगी, वो सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, और सड़ गल कर क्या होगी, उसी मिट्टी में वो क्या होंगी, उसी मिट्टी में वो जो पोषक तत्व जो कार्बनिक पदार्थ हैं है ना, वो क्या होगा, उसमें मिल जाएगी। तो कार्बनिक पदार्थ भी तो दोस्तों एक जो मिनरल्स कह लो होता है, जो मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाता है, तो धीरे धीरे मिट्टी की उत्पादकता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी। हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है, जो गाय भैंसे होती हैं, हम लोग बंजर भूमि में उनको थोड़ी देर के लिए हाथा बना सकते हैं। उनका हाथा बनाने के बाद क्या होगा, हम उसका क्या कर सकते हैं, उनका जो गोबर होता है उसी बंजर भूमि में फेंक सकते हैं, और वो क्या होता है, वो भी खाद के रूप में प्रयोग हो सकता है। ठीक है। तो ये सब कुछ प्रयास हैं जो हम खुद से सोच कर और समझ कर हम लिख सकते हैं और हम बता सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको देखो, यही होती है एक प्रशासनिक अधिकारी की एक पहचान, वो समस्याओं को कई तरीके से सोचता है, उसका जो सर्कुलेशन है पूरी तरीके से आपको पता होना चाहिए। जब आप पीछे से चीजें पढ़ते आ रहे हैं तो अब आपके दिमाग में ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि मैं सारी चीजें बहुत पीछे समझाते आ रहा हूं कि ये पूरा साइकिल है। कोई एक चीज भी अगर डिस्टर्ब हो गया तो वो सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई। सबसे बड़ा मेन चीज है दोस्तों पेड़ पौधे। अगर हमने पेड़ पौधे की कटाई नहीं रोकी तो एक दिन हमें इतनी भयानक स्थिति को झेलना पड़ेगा कि जिसकी हम खामियाजा शायद हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत ज्यादा भुगतना पड़े। ठीक है, तो हो सकता है। चलो ठीक है, ये लोग दूसरा हो गया। तीसरा लिखेंगे। देखो अब हम बताएं तीसरा, देखो क्या हो सकता है। हमने क्या बताया था कि अति पशुचारण क्या है, मृदा अपरदन का बहुत बड़ा कारण है। तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रामीण इलाकों या शहर के क्षेत्रों में एक ऐसे चारागाहों का विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो पशु हैं वो हर जगह क्या होंगे, ना चर के उनको एक ही जगह पर चराया जाए। ठीक है, ताकि क्या हो, उसी भूमि को सारी चीजें मिले। तो यही लिखना है, लिखेंगे पशु चारण के लिए। तीसरा लिखेंगे पशु चारण के लिए अलग से चारागाहों का विकास करना। पशु चारण तीसरा जो है पशु चारण के लिए अलग से चारागाहों का विकास करना। अब ऐसा जरूरी नहीं कि गांव में ही करें भाई, शहरों में तो पशु होते हैं ना भाई, जो पालतू पशु हैं जो घूमते रहते हैं, उनके लिए भी तो अलग से चारागाह हम बना सकते हैं ना भाई। शहरों में भी लोग आजकल पशु पालने लगे हैं, अब गाय हैं बहुत सारे, है ना। समानता तो लोग बहुत कम ही पालते हैं, मगर फिर भी पाले जाते हैं तो उनको भी तो चारागाह चाहिए ना, तो उनके लिए अलग से चारागाह। गाँव में तो वैसे भी गाँव में तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि गाँव में सब लगभग हर घर में एक पशु होता है। तो इस वजह से पशु चारण यानी चारागाहों का विकास करना। ठीक है, पशु चारण के लिए अलग से चारागाहों का विकास करना। तो आपको ये समझ में आ रहा ना कि पशु किस तरीके से करते थे भाई। क्या होता है, भूमि के ऊपर क्या होता है, घास की आवरण होता है, और घास के आवरण की वजह से पानी उसके ऊपर से जब जाता है तो घास की वजह से मिट्टी का अपरदन कम होता है। वायु भी जब चाहे जितनी तेज चले भाई, घास है तो घास को उखाड़ देगी, मिट्टी का तो अपरदन नहीं होगा ना। लेकिन जब वो घास पशु खा जाते हैं तो क्या होता है, मिट्टी नंगी हो जाती है एक तरीके से एकदम सपाट। अब उस पर पानी बहेगा तो मिनरल्स बहकर जाएंगे, मिट्टी का आवर्तन होगा, वायु उड़ा कर ले जाएगी, तो ये सब होता है। तो मैंने पीछे पढ़ा चुका हूं आपको मृदा अपरदन के कारणों में, कल ही तो मैंने पढ़ाया और कल ही पढ़ाया था। चौथा है दोस्तों, पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में
सीढ़ीदार पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल बोना, सीढ़ीदार खेतों में फसल बोना। देखो होता क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि हम पहाड़ ऐसे ही हैं, अब ऐसे होता तो उससे यह होता है क्या कि मृदा जब भी पानी वहाँ से बहेगी तो ऊबड़ खाबड़ जगह से पानी तो निकल जाएगा कहीं ना कहीं से, क्या होगा कुछ दिन भरा रहेगा, भरते धीरे धीरे क्या करेगा उसमें पानी में सेंध करता रहेगा और धीरे धीरे एक दिन मिट्टी में पहाड़ों में सेंध करता रहेगा, एक दिन धीरे धीरे क्या होगा मिट्टी का हिस्सा ही तोड़ देगा और फिर बहने की रास्ता अपना बना। पानी एक ऐसी चीज़ है जो कुछ समय के लिए आप उसको रोक सकते हैं मगर एक समय के बाद वो उस स्थिति उसको तोड़कर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाता है। तो उससे इसको रोकने के लिए हम कर सकते हैं इस तरीके के पहाड़ी इलाकों में जो मृदा अपरदन हो रहा है उसको रोकने के लिए हम ये क्या कर सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार बना दिया जाए। सीढ़ीदार पहाड़ी बनाकर हम क्या कर सकते हैं फसल उगा ले, जैसे चाय है ये सारी चीज़ें फसलें उगा ला, उससे क्या होगा बारिश का पानी आएगा और वो बढ़िया उसको बहने के लिए एक रास्ता मिल जाएगा और बहकर चला जाएगा और फसल भी हम उगा लेंगे, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल बोना। फिर अगला लिखना खेतों में बंदिकाएं, खेतों में अगला है खेतों में बंदिकाएं, ऐसे लिखना बंदिकाएं, खेतों में बंदिकाएं यानी क्या करना मेड़ बनाकर, खेतों में मेड़ बना के इसको बंदिकाएं बोलते हैं, बंदिकाएं बनाकर नालीदार अपरदन को रोकना। नालीदार अपरदन मैंने बताया गहराई में अपरदन करता है, गहराई में, ठीक है, गहराई में अपरदन करता है। तो खेतों में बंदिकाएं बनाकर, बंदिकाएं देखो क्या होता है खेतों में अपरदन होता है बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा, तो हम क्या कर सकते हैं बंदिकाएं बना ले, ऐसी तरीके से बना ले कि वो जो उसका पानी है वो बाहर जा ही ना पाए खेत के, उसी में बना रहे, है ना। तो बंदिकाएं बनाकर अपरदन को रोकना। फिर अगला है झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि, ऐसे लिखेंगे स्थानांतरित कृषि और झूम कृषि, ब्रैकेट में लिख लेंगे झूम कृषि, इसी के आगे झूम कृषि, ठीक है। स्थानांतरित कृषि झूम कृषि पर नियंत्रण करना, अब देखो झूम कृषि से मृदा का अपरदन हो रहा है, ये कैसे हो रहा है मैं बता चुका हूं, मृदा अपरदन ये झूम कृषि में, ठीक है। पेड़ पौधे क्या भाई झूम कृषि में क्या होता है, झूम कृषि में दोस्तों होता यह है कि मान लो कोई एक लैंड है, ठीक है, जो जंगली इलाका था, अब वहाँ के क्या होता है ये जो झूम कृषि है ज़्यादातर हमको कहाँ मिलती है, उत्तर पूर्वी राज्य यानी भारत के जो जैसे 7 सिस्टर जैसे असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में, मेघालय, त्रिपुरा, इन राज्यों में हमें ज़्यादा दिखती। क्यों वहाँ पे ट्राइबल समुदाय रहता है। ट्राइबल समुदाय क्या करता है, जैसे जंगली इलाका है तो वो क्या करता है, जैसे मान लो किसी एक एरिया में जंगल, तो क्या करता है थोड़े से जंगल को काट देगा पहले और उसमें क्या करेगा फसल उगाएगा, कुछ दिन फसल उगाएगा, जैसे ही उसकी उत्पादकता हल्की भी कम होगी उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चला जाएगा और फिर उसके बगल वाले इलाके में जंगल को काट देगा और फिर वहाँ फसल उगाएगा। तो इसकी को स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, मैंने समझाया कल, परसों समझाया था, कल ही समझाया था, ठीक है। तो इस पर नियंत्रण लगाना, भाई रोकने का प्रयास तो सरकार ने कर दिया है मगर नियंत्रण करना, भाई हम लोग कई चीज़ें ऐसे हैं जिनका हम लोग रोकने का प्रयास करते हैं बट नहीं रुकता है ना, हमको वो क्या करना है उस पर नियंत्रण करना है। जैसे कि हम मान लो, जैसे कि आज मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ नियंत्रण और रोकने में क्या फ़र्क होता है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे कि मान लो ट्रैफिक नियम है, देख लो एक एग्जांपल मैं आपको समझा, ट्रैफिक नियम है, तो ट्रैफिक नियम को हम लोग क्या उतनी सावधानी से लोग फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं। अगर पुलिस चौराहे पर दोस्तों ना खड़ी हो, अगर रेड लाइट ना लगे तो दोस्तों क्या हो कि लोगों को इतनी जल्दी होती है कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन ही नहीं करेंगे। अगर रेड लाइट लगी है, अगर पुलिस ना खड़ी किया जाए फिर भी वो रेड लाइट एरिया को तोड़कर निकल जाते हैं, है ना। तो इसका रीज़न क्या है कि हम इस पर नियंत्रण करने के लिए क्या कर रहे हैं, चौराहे पर रेड लाइट के साथ साथ पुलिस वालों को भी खड़ा कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती उनसे वो नियम बनवाने के लिए बाध्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। समानता अगर वैसे रेड लाइट लगा दो भाई, अगर हम अपनी स्वेच्छा से नियम पालनों को मानने लगे तो हमें पुलिस को खड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई रेड लाइट का सब लोग उपयोग करेंगे, हेलमेट सब लोग लगाएंगे ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई आ रहा जा रहा अपना रेड लाइट नियमों का पालन कर रहे हैं, यानी ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ये जानती है कि स्वेच्छा से लोग पालन इसका नहीं करते हैं, लोगों को इतनी जल्दी में रहते हैं कि वो क्या करते हैं, ट्रैफिक नियमों को तोड़ते रहते हैं। तो इस वजह से चौराहे पे पुलिस वालों को खड़ा करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, नियंत्रित करने का, उस नियम को लागू तो किया और उस नियम को लागू कराने के लिए नियंत्रण भी किया जा रहा है। तो इसी तरीके से
जो झूम कृषि है उसको रोकने के उपाय तो कर दिए गए, उस पर कानून बना दिए गए, लेकिन अभी भी लोग क्या करते हैं, झूम कृषि कर रहे हैं, क्योंकि ट्राइबल लोग आप जो भारत की जो संविधान है या जो कानून उसको नहीं मानते वो लोग। भाई ट्राइबल समुदाय को पता ही नहीं क्या कैसा है, तो उसको नियंत्रित करने का हमें उपाय को क्या करना है, उसको नियंत्रण करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें कुछ समझ में आया ना, ये सारी चीज़ें। तो तीसरा पशुचारण हो गया, मतलब पांचवा लिख लिया ना, खेतों में बंदिकाएं बनाकर। छठा भी लिख लिया, स्थानांतरित कृषि हो गया। हाँ, सातवां लिखें, फसल चक्र प्रणाली का प्रयोग करना। यह भी होता है मृदा अपरदन का एक कारण। फसल चक्र प्रणाली यानी क्रॉप रोटेशन, जो क्रॉप रोटेशन होता है उसको फॉलो करना, फसल चक्र प्रणाली का प्रयोग करना। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वाणिज्यिक कृषि जो फसल है उसकी ज़्यादा उत्पादन करते हैं, और वाणिज्यिक जो फसल होती है वो मिट्टी की उत्पादकता को बहुत ज़्यादा कम करती है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वाणिज्यिक फसल उत्पादन करते हैं, और हम लोग उन फसलों को नहीं उगाते हैं जो क्या करते हैं, अर्थ में बहुत सारे मिनरल्स को प्रदान करते हैं। उस वजह से होता यह है कि मिट्टी की उत्पादकता धीरे धीरे घटती जा रही है। तो फसल चक्र का प्रयोग करें, यानी एक बार हम लोग गेहूं चावल उगाएं तो दूसरी बार हम लोग मोटे अनाज उगाएं। तो मोटे अनाज क्या करते हैं, मृदा की उत्पादकता को बनाए रखते हैं, उसमें नाइट्रोजनीकरण करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। 6-7 मैंने बता दिया, 5 भी लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, कभी भी क्वेश्चन अकेले नहीं पूछा जाएगा। मृदा अपरदन के कारक कौन कौन से, ये अकेले पूछ सकता है, क्योंकि उसको बड़ा चैप्टर। मगर कभी भी आपसे अगर पूछा जाएगा तो मृदा अपरदन के दुष्परिणाम और उसको रोकने के उपाय क्या है, ये पूछा जाएगा। मृदा अपरदन के कारण कौन कौन से हैं और उसके दुष्परिणामों की चर्चा करें, ये पूछा जा सकता है। या मृदा अपरदन के कारण और उसको रोकने के उपाय क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा आपसे, सिंगल दुष्परिणाम या सिंगल उपाय आपसे नहीं पूछा जाएगा। मृदा अपरदन के उपाय क्या है, ये आपसे यूपीएससी में 50 वर्ड का शॉर्ट नोट्स आ सकता है। तो इसलिए मैंने आपको 50 वर्ड लिखने के लायक आपको बना भी दिया है। आप आराम से उसको, इतना मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दे दी है हर चीज़ों की, टॉपिक्स के बारे में, आप आराम से उसको लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये आज अब होता है दोस्तों मिट्टी का टॉपिक समापन। आप सोचिए, मिट्टी की मैंने 9 क्लास ली है, और एक भी क्लास 40-45 मिनट से कम नहीं है। 2 दिन से तो मैं लगभग 1-1.5 घंटे, 3-4 दिन से तो मैं लगभग 1 घंटे पढ़ा रहा हूँ डेली टॉपिक्स। तो ये इस तरीके से दोस्तों पढ़ाई होती है। जब आप इस तरीके से इस लेवल का जब आप पढ़ेंगे तो आप यूपीएससी पीसीएस में मेंस में आराम से लिख पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और आपको ये मैं कराऊंगा, आपको ज्योग्राफी में मैं आपको मास्टर कर दूंगा इस चीज़ की। मैं आपको एकदम गांठ बांध लीजिए आप इस चीज को, आप आराम से बस निश्चिंत होकर देखते रहिए, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। तो चैप्टर तो छोड़ दो, विषय तो मतलब सब पार्ट, मतलब जो चैप्टर होता है वो उसको तो पढ़ाऊंगा। चैप्टर के अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो नॉर्मली लोग नहीं पढ़ाते, छोड़ के चले जाते हैं। मेंस के टॉपिक में आपको बता दूं, यूट्यूब पे खंगाल के देखिए कि बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते। रीज़न वही है क्योंकि उनको व्यूअर्स नहीं मिलते, क्योंकि व्यूअर्स भी आजकल लोगों का ऐसा मानना है, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ जब बच्चे को अच्छा कंटेंट आप देते हैं तो बच्चे आपके पास रुक कर देखते हैं, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे वो वास्तव में पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ना है तो वो तो फिर उनको आप ऊपर से भगवान ले आओ, उनसे कह दो भगवान समझा दो इनको पढ़ना, हाँ पढ़ाने के लिए बोल दो तो भी वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, मगर जो पढ़ने वाले होते हैं वो उनको अच्छा कंटेंट चाहिए। तो उस वजह से मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा कि जो आपको शायद कहीं ना मिले। तो आप आराम से बस पढ़ते रहें, बस आपका एक ही काम है, वीडियो को लाइक करते ही रहना है, कमेंट करना है, और वीडियो को दोस्तों शेयर भी करते रहना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी भी नहीं किया, इतना समझाने के बाद वो पढ़ने, तो फिर वो गजब ही है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए, ठंडी बढ़ गई, देखो आज मैंने टोपा भी लगाया है। ठीक है, मैंने आज टोपा लगाया क्योंकि मेरे यहाँ आज लखनऊ में आज पहली बार, हमारे एरिया में पहली बार बहुत बम्फर कोहरा हुआ है ना, तो ठंडी बढ़ गई थी, इस वजह मैंने टोपा लगा लिया है। आप लोग भी अपने को ध्यान रखें, क्योंकि ठंडी में जुकाम उखाम बहुत होता है। और हम हमेशा कहते हैं कि हमारे पुराणों एवं शास्त्रों में एक बात लिखी गई है कि आपके आंसू पोंछने वाले हज़ारों लोग मिल जाएंगे, मगर आपकी नाक पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो अपनी नाक को बचाए रखें, ठंडी बहुत बढ़ गई। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और वीडियो देखने के लिए दोस्तों, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बाय, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों।